हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। हम लोग यहाँ पे बेसिकली इन क्लासेस में हम लोग कॉस्ट शीट के छोटे छोटे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे थे जो बेसिकली हमारे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है। आज हम रिवाइज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग और कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है, इस पे ध्यान देते हैं। बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब है जब कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने की कई सारी स्टेजेस होती हैं। कोई एक प्रोडक्ट है, वो स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल से यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल लगाया जाता है उसमें। मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट ए है, जिसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है 100 kg का, जिसकी कॉस्ट हमारी 10,000 रुपए की आ रही है। लेबर यूज हो रहा है, ओवरहेड यूज हो रहा है, मतलब खर्चे और लेबर, तीन चीजें यूज होती हैं। और यही रॉ मटेरियल अभी तुरंत ये फिनिश प्रोडक्ट में नहीं बनेगा। इस वाले स्टेप में इस वाले स्टेज में हमारा रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस वाले स्टेप पे पहुंच रहा है। मतलब इस वाले प्रोसेस के बाद में इससे जो भी हमारा आउटपुट बन के तैयार होगा स्टेज वन में, जो भी हमारा आउटपुट बनेगा उस आउटपुट को हम स्टेज टू में स्टेज टू में इनपुट के रूप में यूज करेंगे। वो हमारा इनपुट मटेरियल हो जाएगा, फिर इसके अलावा लेबर हो जाएगा और फिर इसके अलावा ओवरहेड। इन तीनों का फिर हम स्टेज टू में यूज करेंगे। इसी तरह स्टेज टू में जो हमारा आउटपुट बनेगा वो हमारा स्टेज थ्री के लिए इनपुट हो जाएगा। ये स्टेज का मतलब है प्रोसेस। कोई एक प्रोडक्ट जितने प्रोसेस में बनता है उतनी ही प्रोसेस की हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और हर एक जो स्टेज है, उस हर एक स्टेज के लिए जो भी हम अकाउंटिंग करें वो प्रोसेस अकाउंटिंग या प्रोसेस अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक स्टेज में हमें अकाउंटिंग करना जरूरी है और उसमें लगने वाली कॉस्ट लिखी लिखी जाएगी। और जब कॉस्ट आती है, मान लेते हैं हमने रॉ मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ओवरहेड्स लगाया, हर एक स्टेज में लग रहा है, उससे आउटपुट निकल रहा है, अगले प्रोसेस के लिए इनपुट बन रहा है। इसके अलावा हर एक स्टेज में या हर एक प्रोसेस में एक चीज और भी है। जब हम रॉ मटेरियल लगाते हैं तो वहां पर हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉसेस की तीन कैटेगरी दी हुई है। एक लिखा हुआ है इन्होंने नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को इन्होंने वेस्टेज भी बोला हुआ है, वेस्टेज। दूसरा लिखा हुआ है इन्होंने सेल ऑफ स्क्रैप। इसके अलावा तीसरा है हमारा एबनॉर्मल लॉस। ये तीन लॉसेस है। बेसिकली नॉर्मल लॉस हमारा क्या होता है? नॉर्मल लॉस है हमारा जो हमारा टोटल इनपुट में ऐसा लॉस जिसको हम जिसको हम सेल ना कर सकें, या जिसको बेचकर, या ऐसा नुकसान जितने यूनिट्स का हमारा नुकसान हुआ है उतने यूनिट से हम कुछ भी वापस अर्न ना कर सके, तो वो हमारा नॉर्मल लॉस है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सीमेंट की बोरी होती है। मान लेते हैं ये सीमेंट की बोरी है, एसीसी सीमेंट की बोरी है। तो जब भी ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सेलर सेलर के यहाँ जाती है और वहाँ गोडाउन में रखी जाती है, तो जितनी बार ये उठाई गिराई जाती है तो उतनी बार इससे थोड़ा बहुत सीमेंट किनारे किनारे से निकलता रहता है। और ये जो सीमेंट कुछ कुछ ट्रक पे पड़ा हुआ है, कुछ गोडाउन में पड़ा हुआ है, उस सीमेंट को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, या उस सीमेंट को इकट्ठा नहीं किया जाता है, और वो धीमे धीमे करके उस बोरी के वेट को कम करता रहता है। बेसिकली ये जो सीमेंट जो हमारा वेस्ट हो गया, ये सीमेंट वेस्टिंग सीमेंट हमारा वेस्टेज या नॉर्मल लॉस के नाम से है। और इसका एस्टिमेटेड लॉस कंपनी अपने आप पहले से बना के रखती है कि नॉर्मली हमें 1% या 2% का नॉर्मल लॉस होना ही होना है, या 1.5%। जो भी कंपनी का जिस तरीके का बिजनेस है, उस बिजनेस के उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी नॉर्मल लॉस का परसेंटेज बनाती है। दूसरा है सेल ऑफ स्क्रैप।
स्क्रैप एक्चुअल में होता है कि कंपनी जब कुछ बनाती है, कुछ बेच रही है या कुछ बना रही है, तो बनाकर बेचने के टाइम पे कुछ ऐसा भी होता है जो स्क्रैप के रूप में निकल जाता है, जिसको बेसिकली कंपनी जो है यूज में नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए उस स्क्रैप के पार्ट को वो अलग रख देती है और उसको डिस्काउंट ऑफर में या किसी भी अलग अलग तरीके से वो उसको सेल आउट कर देती है, और उससे जो भी मिलता है पैसा या डिस्काउंट करके या बिल्कुल ही कम रेट पे, उससे वो कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर लिए और का कुछ अमाउंट अपने लॉस को कुछ अमाउंट तक वो बियर कर लेती है, का कुछ पार्ट वो बियर कर लेती है। और उस ये हमारा सेल ऑफ स्क्रिप्ट के नाम है। तीसरा है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा लॉस है जिसके बारे में कंपनी को पहले से नहीं पता है, बट वो एस्टिमेशन भी नहीं है उसका, और वो अचानक बाद में लॉस होता है। चलिए, ये है हमारा। अच्छा, जब कंपनी, एक चीज तो ये हो गई हमारी। दूसरी चीज क्या है कि जब कंपनी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, मतलब एक प्रोसेस से एक प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस में अपना आउटपुट आउटपुट जब वो ट्रांसफर करती है, और उस ट्रांसफर करने पर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो चीज, यही चीज हमारी इनपुट बन जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि ये भी जरूरी नहीं कि कंपनी ने जितना भी प्रोसेस फर्स्ट में या पहले वाले प्रोसेस में जो भी आउटपुट बनाया है वो पूरा का पूरा अगले प्रोसेस में इनपुट के रूप में ट्रांसफर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इस टाइम पे कंपनी इसके दो पार्ट कर सकती है। कंपनी बेसिकली यहाँ पे करती क्या है, कंपनी इसके दो पार्ट कर सकती है कि आउटपुट बनाया है जितना भी आउटपुट बनाया है वो पूरा आउटपुट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं करके इसको दो पार्ट में ट्रांसफर करती है। आधा वो अपने ही प्रोसेस फर्स्ट के ही वेयर हाउस में ट्रांसफर करती है। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? गोडाउन। और बाकी वो प्रोसेस के लिए या सेल के लिए ट्रांसफर कर देती है। वेयर हाउस का मतलब, ट्रांसफर का मतलब हो गया कंपनी ने प्रोसेस फर्स्ट में ज्यादा यूनिट्स बना के तैयार कर ली थी, और वो सारी की सारी प्रोसेस सेकंड के लिए यूज में नहीं करना चाहते, तो वो अपने यहाँ वेयर हाउस में रख लेंगे कि अगर कोई एक थर्ड जॉब पार्टी है या थर्ड जॉब है या कोई थर्ड कंपनी है जो हमारा प्रोसेस फर्स्ट का हमारा गुड्स परचेज करना चाहती है, तो हम उसको वहीं से सेल करते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि हम उसको अगले साल के लिए इनपुट के रूप में या WIP इस साल बना के रख लें और अगले साल उसको यूज करें। तो इसीलिए कुछ पार्ट कंपनी अपने यहाँ वेयर हाउस में भी ट्रांसफर कर सकती है। तो ये दोनों चीजें भी होती हैं। इसके अलावा इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका एक फॉर्मेट हम बनाते हैं, और फिर फॉर्मेट को, देखी गई फॉर्मेट में हम यही सारी चीजें जितनी मैंने यहाँ पे आपको चीजें समझाई हैं, क्या क्या चीजें समझाई एक बार फिर से देखेंगे। इनपुट, रॉ मटेरियल के खर्चे, लेबर, ओवरहेड्स के खर्चे, फिर आउटपुट बन के तैयार हुआ। आउटपुट दो पार्ट में हो सकता है, वेयर हाउस में ट्रांसफर हो सकता है, प्रोसेस सेकंड में। इसके अलावा हमारे लॉसेस हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस हो सकता है, सेल ऑफ स्क्रैप हो सकता है, और एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। और एक छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं इसमें। तो चलिए एक पूरा फुल फॉर्मेट बनाते हैं इसका हम। हेडिंग डालेंगे प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस। देखिएगा कैसे बनेगा। पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। बेसिकली पर यूनिट का कॉलम आपकी इच्छा है, आप बनाइए चाहे ना बनाइए, क्योंकि पर यूनिट का यहाँ पे इतना यूज नहीं है। बेसिकली यहाँ पे यूनिट का ज़्यादा यूज है। पर यूनिट के कॉलम को हम पर्टिकुलर में ही साथ में लिख सकते हैं। यूनिट के कॉलम का ज़्यादा यूज रहता है, क्योंकि यूनिट जो हमारी बनाई जाती है, उसमें उसमें से कुछ यूनिट्स हमारी सेल, मतलब स्क्रैप के रूप में भी हो सकती है, कुछ का हमारा नुकसान नॉर्मल लॉस के रूप में भी हो सकता है।
और उसमें से कुछ वेयर हाउस में ट्रांसफर हो सकती है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस का मतलब क्या है, जितनी रॉ मटेरियल की यूनिट्स, जितनी भी हमारी यूनिट्स इसमें डाली गई हैं, उसको हम रॉ मटेरियल की यूनिट्स के रूप में कहेंगे। और उसका जो भी रेट होगा, उस रेट से हम यूनिट्स को मल्टीपल करके एट द रेट, जो भी रेट होगा उसको लिखेंगे, मल्टीपल करके हमारा अमाउंट आएगा। और हमारा कोई टू अदर रॉ मटेरियल लग रहा है, अदर रॉ मटेरियल लग रहा है, तो हम उसको भी लिखेंगे। अगर उसकी यूनिट्स है तो उसको लिखेंगे और अमाउंट में उसका खर्चा लिखेंगे। टू लेबर। लेबर यहाँ पे दोनों तरीके के रहेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। टू ओवरहेड। ओवरहेड बेसिकली हमारे फैक्ट्री ओवरहेड रहेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड क्योंकि फैक्ट्री में ही काम हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड है हमारा। और ऐसा नहीं है केवल क्योंकि फैक्ट्री का हम डब्ल्यूआईपी पे काम कर रहे हैं इसमें, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। अगर फैक्ट्री ओवरहेड हमारे टोटल दिए हुए हैं कि हमें ये नहीं पता है कि किस प्रोसेस में कितना हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ है, तो हम इसको अगर ऐसी कोई दिक्कत दी हुई है तो हम इन द रेशियो ऑफ लेबर लेबर एक्सपेंसेस, हम बेसिकली इसको लेबर एक्सपेंसेस के रेशियो में बांटेंगे। अगर दिया है डायरेक्टली तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांटेंगे। फिर हम यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। अगर कोई अलग से अदर प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए हैं या अदर, वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड में ही आ जाएंगे। फिर इसके बाद बाई साइड में आते हैं। बाई हमारा हो गया नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस या वेस्टेज। वेस्टेज की अगर यूनिट्स हैं और ये अगर उससे कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और अगर हो सकता है हमने कबाड़ी वाले को भी बेच दिया हो वेस्टेज और कुछ रियलाइज हो जाए तो फिर हम उसके अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली नॉर्मल लॉसेस से वेस्टेज से कुछ भी रियलाइज होता नहीं है। बाई सेल ऑफ स्क्रैप, बाई सेल ऑफ स्क्रैप। नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में अलग अलग तरीके की एक्टिविटी में अलग अलग चीज के प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कुछ ऐसा है जहाँ पे हम कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं जहाँ पे हम गैसेस का यूज कर रहे हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में होता है, साइंस वाइंस में। तो अगर हम वहाँ पे गैस का यूज कर रहे हैं तो कुछ तो गैसेस अपने आप ही उड़ी आती हैं तो उसका नुकसान होता है। अब जैसे मान लेते हैं हम एक छोटा सा कि डीजल या पेट्रोल का ही एग्जांपल लें, तो डीजल या पेट्रोल क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट हमारा तुरंत उड़ भी जाता है, तो हम उसको तो बेच भी नहीं सकते हैं वेस्टेज के रूप में, तो वहां पे कुछ भी रियलाइज नहीं होगा। बाय सेल ऑफ स्क्रैप है। बाय एबनॉर्मल लॉस, इसके बाद आते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस बेसिकली ये बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर होता है, बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेशन में आता है, बताएंगे कैसे। तो इसका अमाउंट और दोनों का दोनों यूनिट्स दोनों ही आती हैं। अगर हम किसी अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करें बाय ट्रांसफर टू, पहले वेयर हाउस में ट्रांसफर करेंगे, बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, और बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस।
नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए, ये कुल मिलाकर इतनी चीजें इसमें आती हैं प्रोसेस अकाउंट में। अब हम एक चीज और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता है तो टू एबनॉर्मल गेन के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे बैलेंसिंग फिगर हमारा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का बैलेंसिंग फिगर कब आएगा। बेसिकली होता ये है कि जब सवाल हमें दिया होता है तो सवाल में ये पहले से कभी कभी होता है कि हमारी इतनी यूनिट्स बनेगी या इतनी यूनिट्स हम ट्रांसफर करेंगे। तो इतनी यूनिट्स अगर हम ट्रांसफर करेंगे, एस्टिमेशन बनता है अगर हम इतनी यूनिट्स ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे क्या है कि जितने भी यूनिट्स अगर हमारी कम बनी है तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन के नाम से है। अगर हमारी यूनिट्स ज़्यादा बनी है तो हमारा वो एबनॉर्मल लॉस के नाम से। अगर हमारी यूनिट्स ज़्यादा बनी है तो जितना बैलेंसिंग आया है तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन के नाम से होगा। मतलब हमने ज़्यादा अर्न किया है जितना हमें उस जो हमें उस प्रोसेस में पहले से नहीं पता था कि हम इतना गेन कर लेंगे। यहाँ पे पर यूनिट रेट, जब भी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस का सवाल आएगा तो पर यूनिट रेट आपको निकालना होगा। तो पर यूनिट रेट पहली बात निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम यूनिट्स जो हमारी इनपुट की है, इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब है इधर का टोटल, डेबिट साइड का टोटल। डेबिट साइड में जितनी यूनिट्स लगी वो सारे इनपुट है, इनपुट यूनिट्स का टोटल और उसका अमाउंट में से हम माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की हम यूनिट्स माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, माइनस कर देंगे, इसमें तो कोई अमाउंट है नहीं और इसमें भी कोई अमाउंट, इसमें अमाउंट है तो इसका अमाउंट माइनस। तो हमारे यहाँ पे जो भी यूनिट्स बचेंगी तो ये जो बैलेंसिंग यूनिट्स हैं हमारे, बैलेंसिंग यूनिट्स यहाँ पे बचेंगी हमारी और यहाँ पे उस बैलेंसिंग यूनिट्स का हमारा अमाउंट बचेगा। तो हमारा जो पर यूनिट रेट है, पर यूनिट रेट होगा, पर यूनिट रेट, ये हमारा पर यूनिट रेट बैलेंसिंग अमाउंट अपॉन बैलेंसिंग यूनिट, इसके बेसिस पे निकलेगा। और इसका यूज हम कब करेंगे, इसका यूज बेसिकली हमारा आएगा वेयर हाउस, ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। इन चारों के लिए हमारा यूज होता है। एक सवाल में एक ही चीज आएगी, या तो एबनॉर्मल गेन निकाल बैलेंस फिगर के रूप में आएगा क्योंकि ये भी बैलेंस फिगर है, या फिर इधर आता है तो बैलेंस फिगर आएगा नॉर्मल लॉस। और हम इसकी पर यूनिट रेट को इस तरीके से निकालेंगे। दूसरी बात, ये जो हमारा नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, ये नॉर्मल लॉस हमेशा हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। तो किस पे परसेंटेज निकालेंगे, ऑन इनपुट, इनपुट यूनिट्स में। इनपुट यूनिट्स हमारी ये है, इधर की टोटल ये हमारी इनपुट है। इस इनपुट पे ध्यान रखिएगा, ये इनपुट में हम एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स नहीं जोड़ देंगे, एबनॉर्मल गेन नहीं जुड़ेगा कि यूनिट्स मत जोड़ दीजिएगा इसमें, केवल इनपुट का मतलब ये और ये। इसके अलावा सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी हमारा इनपुट यूनिट्स में आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंटिंग इस तरीके से की जाती है। और सेम यही जो हमारा प्रोसेस मैंने बनाया, यही प्रोसेस ए में, फिर बी में, सी में, डी में, जितने भी हमारे एक सवाल में जितने भी हमारे प्रोसेस अकाउंट दिए होंगे वो सारे हमारे प्रोसेस अकाउंट इसी तरीके से बनाए जाएंगे। ये हमारा था प्रोसेस अकाउंट। इसको पूरी तरीके से एक बार फिर से रीड करिएगा। मैंने, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।